अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव फाइनल राउंड की तरफ बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश का ये चुनाव अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ा है। बहनों भाइयों, खाटी पूर्वांचल की 27 सीटें, 14 और 13, छठवां और सातवां चरण, और ये बड़े भीषण राजनीतिक संघर्ष का इलाका है। 2019 और 2024 के बीच का ये मुकाबला किस तरह से होने जा रहा है और पूर्वांचल में क्या चल रहा है और क्या मसले हैं, पूर्वांचल की राजनीति क्या है और इस देश के चुनाव परिणामों में पूर्वांचल क्या असर डालने वाला है, आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, अब देश के चुनाव आखिरी दौर में बढ़ चुके हैं और अब खाटी पूर्वांचल हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इलाके में चुनाव होने जा रहा है। इस बार का चुनाव बहनों भाइयों असामान्य और असाधारण है और बहुत ही असाधारण तरीके से सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष इस चुनाव को लड़ भी रहे हैं। पूर्वांचल ने इस बार क्या तय किया है? अगर आप 27 सीटों का इन परिणामों का अध्ययन करें जो वाराणसी और गोरखपुर इलाके की हैं, मुख्यतः यही दो केंद्र माने जाते हैं पूर्वांचल में, इन 27 सीटों पर क्या है? 2019 में इनमें से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। बाकी जगहों के मुकाबले बीजेपी को टक्कर कहां मिली थी? पूर्वांचल में मिली थी। अब 2022 के बाद ये पहली बड़ी भिड़ंत होने जा रही है पूर्वांचल के इस इलाके में। ये इलाका बहनों भाइयों सुल्तानपुर से शुरू होता है, आप यमुना पार करेंगे तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र होते हुए, बनारस से होते हुए घोसी, बलिया, मऊ, गाजीपुर, यहाँ से होते हुए आजमगढ़, सलेमपुर, गोरखपुर, बांसगांव, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, इन सब इलाकों में चुनाव है। डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर, संत खलीलाबाद, इन सब जगहों पर चुनाव है। यानी तराई से लेकर यमुना पार तक के इलाके में, नेपाल के बॉर्डर से लेके मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक का चुनाव है ये। और इस बार उत्तर प्रदेश के इस इलाके में कौन से मुद्दे अधिक चल रहे हैं, किन की सभाओं में भीड़ आ रही है, किन मसले पर चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में माफियागिरी को खत्म करने, जो उत्तर प्रदेश का मुद्दा है। प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं कि किस तरह से देश के भीतर उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म किया, देश को जोड़ कर रखा, धारा 370, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के घोषणा पत्र की कमियां, राम मंदिर का निर्माण, हिंदुत्व की धार और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट, लोगों को काम धंधा और कोरोना के दौरान हुई परेशानी में किस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। 5 किलो राशन का भी मुद्दा इस इलाके में है क्योंकि इस इलाके में गरीबी है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ लाभार्थियों को आगे कर रही है और लाभार्थियों का एक बड़ा वोट बेस भारतीय जनता पार्टी के पास इस इलाके में है। यहाँ पर मोदी और योगी दोनों चल रहे हैं। योगी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनकी परंपरागत गोरखपुर इलाके में चुनाव है और वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, लेकिन इस क्षेत्र में उनका बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव है जहां पर अब चुनाव होने जा रहा है, स्पेशली गोरखपुर रीजन की 4 सीटों पर, 4-5 सीटों पर, बांसगांव, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, इन सब इलाके में उनका बड़ा रुतबा और बड़ा प्रभाव है। प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं। बीजेपी का तो वोट है ही, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भी वोट है और वो एक बड़ा हिस्सा है जो उनके काम को भी सराहता है, उनको भी एक्सेप्ट करता है और उनके चेहरे पर वोट दे रहा है। तो बहनों भाइयों, अब आपके मन में होगा फिर विपक्ष के पास क्या है? बहनों भाइयों, विपक्ष भी इस इलाके में कोई कमज़ोर नहीं है बाकी इलाकों के मुकाबले। विपक्ष भी इस इलाके में टक्कर देने वाला विपक्ष है। उसका कारण विपक्ष का इस इलाके में लगातार सक्रिय रहना, विपक्ष का वोट बेस बड़ा होना, विपक्ष के बड़े नेताओं का सक्रिय राजनीति में रहना और जो भी कास्ट इक्वेशन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में हैं वो वहाँ इस इलाके के वोट बड़े मायने रखते हैं। और इसको मानने में कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार सबसे बड़ा मुद्दा जाति है, धर्म, संप्रदाय, ये सब मुद्दा इस बार पीछे हैं, जाति का मुद्दा सर्वाधिक है। बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने का लाभ किसको मिल रहा है?
समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को अपोजिशन की तरफ। और ऐसा नहीं कि एक तरफा दलित वोट उधर जाएंगे, उसके जो वोटों का क्षरण हो रहा है उसकी बेनिफिशियरी बीजेपी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। पूर्वांचल में जातियां चुनाव लड़ती हैं और ये एक हकीकत है। जितनी जातियां जो पॉलिटिकल पार्टी अपने साथ जोड़ लेगी, चमत्कार करेगी। आप मिसाल के तौर पर छोटे दल भले हों, लेकिन उनका एक बड़ा इम्पैक्ट है। आप देखें ओम प्रकाश राजभर को, आप देख लीजिए संजय निषाद को। अकेले भले कुछ ना कर पाए, लेकिन किसी के साथ जुड़ते हैं, बड़ी पोजीशन हासिल करती है वो पार्टी। क्यों? क्योंकि सब 4% 5% के वोट शेयर की पार्टियां हैं और इनके पास अपने कमिटेड वोट शेयर्स हैं जिनका हर राजनीतिक दल इस्तेमाल करना चाहता है। तो इस बार ये छोटे दल, जातियों पे आधारित दल, भारतीय जनता पार्टी का अलायंस और अपना दल भी इस इलाके में सक्रिय। उनकी 2-2 सीटें हैं, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, खुद अनुप्रिया मैदान में। अपर कास्ट के वोट का भी इधर सेंटिमेंट्स बहुत है, स्पेशली ब्राह्मण एंड ठाकुर। और यहां बहुतायत में अगर कोई है तो ओबीसी इन आल कास्ट, यादव, कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, ये डोमिनेंट पोजीशन में है। तो जब जातियों का संघर्ष हो रहा है, जातियों का चुनाव हो रहा है, तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। 27 सीट पूर्वांचल की, कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। ये 24 का चुनाव भारत का भविष्य तय करने जा रहा है। एक ही मंत्र है, एक ही नारा है, एक ही संकल्प है। फिर एक बार ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। अब तो केवल 27 सीटों पर चुनाव है। इस बार लगता है कि पूर्वांचल की जनता भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने का काम करेगी। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर के द्वारकापुरी तक, जहां तक आप देखो चारों ओर जनता जनार्दन एक स्वर में बोल रही है, एक स्वर में बोल रही है। तो 400 पार तो 4 जून को होना ही होना है, कोई संदेह अब नहीं रह गया है। तो बहनों भाइयों, आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, हिलाल अहमद नकवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, देवकी नंदन मिश्रा जी जाने माने पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और सुनील अर्कवंशी जी एसबीएसपी यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आलोक अवस्थी जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आपकी पार्टी के पास 27 में 20 सीटें हैं और जैसा कि मैंने इस बार के ग्राउंड सेंटीमेंट से भी आपको बताए हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के इलाके में क्या घिरी हुई है या आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्ष से देश में शासन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 वर्षों से प्रदेश में शासन कर रही है। जनता ने भरपूर मत जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसके कार्यों के आधार पर, उसके नेताओं की ईमानदारी के ऊपर हमने डिलीवर किया है। गोरखपुर रीजन की अगर आप बात करते हैं तो वहां स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। इसी इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से, मानसिक बीमारियों से कितने बच्चे काल कवलित हो जाते थे, आज उन पर जो है हमने पूरी तरह से काबू किया है। आज बच्चे हमारे सुरक्षित हैं। ये पूर्व की सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन वो दृढ़ इच्छा नहीं थी। 2014 तक 387 मेडिकल कॉलेज देश भर में होते थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज हमने नए बनाए, 390 विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष में बनाए, 7 IIT 7 IIM बनाए। शिक्षा का केंद्र हमने जो है बढ़ाया है कि जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। ट्रिपल IT के माध्यम से हमने केंद्र बढ़ाए। हमने कौशल विकास के केंद्र खोले हैं जिससे कि टेक्निकल एजुकेशन की शिक्षा भी हम दे सके। सबसे बड़ी बात कि गोरखपुर से हमने मच्छर और माफिया दोनों को खत्म किया है। जितने भी माफिया थे उत्तर प्रदेश के अंदर, आज सुरक्षा का वातावरण है, प्रदेश में निवेश हो रहा है, दंगाई
दंगा करना भूल चुके हैं, क्योंकि उनके घरों की नीलामी और कुर्की तक हमने करवाई। इसलिए आज प्रदेश की जनता हमको वोट करती है, क्योंकि उसके मालूम है कि उसके भविष्य, बच्चों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सुरक्षित है। जहां तक कि आप गठबंधन के दलों को लेंगे, अखिलेश यादव को छोड़कर सारे गठबंधन के सदस्य हमारे साथ में हैं, चाहे राजभर जी हो, चाहे हमारे जो है केशव देव मौर्य जी हो, और यही निषाद जी की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी हमारे साथ में है। पूर्वांचल में इन सभी दलों का जो है लगातार जो है संपर्क है, जनता के जन जन तक इनकी पहुंच है। मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूँ, ये खड़े जिस इलाके में चुनाव होने जा रहा है, एक बड़ा वोट शेयर है जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोट करता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको 2 जनपदों का नाम गिनाना चाहता हूँ। आजमगढ़, जहाँ 10 की 10 सीट आप हारे, और गाजीपुर के भी हालात आपने 2022 में देखे। एक बड़ी जातीय गोलबंदी भी है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हर बार इस इलाके में एक बड़ी मुसीबत है, और आप सिर्फ 20 सीट ही जीत पाए थे। इस बार का मुकाबला और सेंटिमेंट्स को आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, ये देश का चुनाव है ब्रजेश जी, और देश के चुनाव में जनता को पता है कि नरेंद्र मोदी जिसे बेहतर कोई नेता नहीं है, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा है। आतंकवाद की एक भी घटनाएं जो है नहीं हो पाई है हमारे देश के अंदर। कश्मीर के 1-2 जिलों को अगर छोड़ दें, पूरा देश शांत है। आज विश्व में प्रतिष्ठा बड़ी है। तो ये देश के प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, और देश की जनता मोदी जी के हाथों में अपने ये बच्चों सब को इश्यूज मायने नहीं रखते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आप किन इश्यूज की बात करना चाहते हैं मैं समझ नहीं पाया। जातीय मसले की लेकिन बात हमने करना आजमगढ़ चाहता के हूं, जातीय उपचुनाव के issue। अंदर सीट वापस हासिल करी है। आजमगढ़ की जातीय समीकरण जो भी रहे हो, हमने उपचुनाव में आजमगढ़ को जीता है, और एक समाजवादी पार्टी जो गढ़ रहा है उसको हमने ध्वस्त किया है। और एक सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूं, आपने आजमगढ़ की बात अच्छी कही है। आजमगढ़ में के अंदर क्या पार्टी के नेता नहीं है? आजमगढ़ के अंदर जो है क्या पार्टी को कैंडिडेट नहीं पाए? लेकिन अखिलेश यादव का परिवार का व्यक्ति जाकर के वहां चुनाव लड़ रहा है। अखिलेश यादव ने जो अगर 5 यादवों को टिकट दिया है, तो अपने भाइयों को टिकट दिया है या अपनी पत्नी को टिकट दिया है। उनके पास और कोई कैंडिडेट नहीं था। तो ये किस तरह का आरक्षण वो अपनी पार्टी के अंदर दे रहे हैं, और किस तरह का प्रतिनिधित्व तो अपने समाज के अंदर दे रहे हैं, ये दुनिया के सामने। थैंक यू आलोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप बीएसपी अलायंस में थे 2019 में, आप लोग 7 सीटें इस इलाके से जीत कर आए थे। 22 में भी आपने प्रदर्शन किया इस इलाके में, पर कमोबेश वोट शेयर आपका ज़रूर बढ़ा, लेकिन आप वो सीटों में कन्वर्ट असेंबली में नहीं कर पाए। इस बार पूर्वांचल में आपकी पार्टी और आपके अलायंस पार्टनर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और चुनाव आप किन मुद्दों के आधार पर इस इलाके में लड़ रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, पश्चिम से जो पछुआ चली ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो पूर्वांचल में पुरवैया इन लोगों को उड़ा ले जाने वाली है। और आज आदरणीय आलोक अवस्थी जी जो है, अभी तक तो कहते थे 1 मैन शो 2 मैन आर्मी, ये कहते थे मोदी जी सब पर भारी हैं, मोदी अकेले काफ़ी हैं। लेकिन आज देख करके सुन करके बड़ा अच्छा लगा कि अपने घटक दलों को जो है ये आज उनका नाम ले रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं किस तरीके से ये लोग हैरान परेशान है कि इनको अपने गठबंधन के सहारे, अभी तक तो विजय जी आपने सुना होगा, पूरे देश ने सुना कि किस तरीके से ये लोग कहते थे कि सिर्फ मोदी जी अकेले काफ़ी, हमको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, और अकेले मोदी जी के सहारे हम नैया पार करने काम करेंगे। आज देखिए, आज बात ये एम्स की कर रहे हैं। एम्स का तो देश के प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से कहा था कि दरभंगा जो बिहार में आता है, वहाँ का एम्स जो है सुचारू रूप से चल रहा है। ये लोग निगेटिव क्रिएटिव क्रिएट करके आते हैं, वही डिबेट में बोलते हैं, और वही रटा रटाए पढ़ा पढ़ाया चीज़ें जो है ये आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बात ये मेडिकल कॉलेज की कर रहे हैं। अरे मेडिकल कॉलेज लखनऊ का, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और यहीं से जो है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी आते हैं। अभी इतना मर्माहत कर दृश्य लोगों ने देखा होगा, मर्माहत कर देने वाला दृश्य अभी कुछ महीने पहले देखा होगा, जहाँ पे एक कुत्ता जो इंसान के हाथ को लेकर के जा रहा है। सबने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे दुनिया ने देखा, जहां से स्वास्थ्य मंत्री आते हैं। ये स्वास्थ्य की क्या बात करेंगे? आज जनता जो है इनसे स्वास्थ्य रहा सवाल। देखिए, बनारस से प्रधानमंत्री जी आते हैं, और 2019 में भी जीते, और 2014 में भी जीते। जीतने के बाद वो प्रधानमंत्री हैं। आप अगल बगल के आप जिलों को ले लीजिए, आजमगढ़ सुपड़ा साफ, गाजीपुर सुपड़ा साफ, बलिया ठीक ठाक समाजवादी पार्टी जीती, उसके बाद अंबेडकर नगर सुपड़ा साहब। तो हम समझते हैं कि आज की तारीख में जनता ने मन बना लिया इनके खिलाफ वोट देने का। ये लोग कुछ भी करते रहे, कुछ भी कहते रहे, अपना वही रटा रटा है। और इश्यूज क्या हैं, किन इश्यूज पर आप लड़ रहे हो? आप सोचते हो कि क्या जातीय गोलबंदी से आप वोट मिलेंगे, नहीं, या फिर कोर इश्यूज आपके आधार हैं चुनाव लड़ने? देखिए विजय जी, अभी आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा, आपने कहा कि इस तबके में जो है गरीबी तबका बहुत ज़्यादा, गरीब लोग बहुत हैं।
तो जाहिर सी बात है कि जो गरीब तबका है बात वो तो सही कही। तो बिल्कुल सही कही आपने, तो गरीबी तबका से नीचे नहीं आना चाहता। हम उनको उभारना चाहते हैं। हम जातिगत जनगणना हम इसीलिए कराना चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। आपने ओबीसी की बात की, ये वही लोग हैं जिन्होंने ओबीसी कैटेगरी को आरक्षण देने में 1989 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया था। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। क्या बाई बर्थ ओबीसी कैटेगरी से हैं? आज ओबीसी कैटेगरी से सेक्रेटरिएट में इनके कितने अधिकारी हैं? कितने अधिकारी इनके ओबीसी कैटेगरी से हैं? तो हम तो उनको उठाना चाहते हैं, हम उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं, जिसके आधार पे हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से जनमानस, अभी ये बात उपचुनाव की कर रहे थे, उसके बाद एक उपचुनाव घोसी में भी हुआ था, किस तरीके से समाजवादियों ने पटकने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला लग गया था ब्रजेश जी, मंत्रिमंडल का छोटे से लेकर के बड़ा, कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हो? नहीं, हम कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं ब्रजेश जी। ओवर कॉन्फिडेंट राष्ट्रीय चुनावों का पैटर्न Over और confident राज्य तो ये के लोग चुनावों हैं। के पैटर्न में अंतर होता है। ओवर कॉन्फिडेंट तो ये लोग हो रहे हैं, लेकिन जनता कमोवेश वही होती है ब्रजेश जी। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं हिलाल अहमद नकवी जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। नकवी साहब, स्वागत आपका। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस का इस इलाके में ज़्यादा स्टेक तो नहीं है, लेकिन आप क्या महसूस करते हो कि पूर्वांचल के इस इलाके का चुनाव अपोजिशन के लिए कैसा है, और कौन से मुद्दे हैं जिनको आप रेज करना चाहते हैं या आपने रेज किया इस इलाके में? देखिए, अगर हम बात करें तो पूर्वांचल की समस्या और पूरे भारत की समस्याओं में, तो पूर्वांचल में वो समस्या और गहरी हो जाती हैं। यहाँ पे गरीबी बेहिसाब है, इतनी ज़्यादा गरीबी है पूर्वांचल में कि कोई हद नहीं। उसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ के पास किसी तरह के कोई भी रोजगार के उनके पास अवसर उपलब्ध ही नहीं है। सारे भारत में बेरोजगारी है, पूर्वांचल में उससे ज़्यादा बेरोजगारी है। 5 किलो राशन देने मात्र से, जी 5 किलो राशन देने मात्र से आप जो है वो बेरोजगारी को दूर नहीं करते, गरीबी को आप दूर नहीं कर देते। साथ ही साथ बढ़ती हुई कीमतें बेतहाशा हैं। किसानों को आप देख लीजिए, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, एक बात नहीं कहते हैं कि किस तरह से किसानों को प्रताड़ित कर रखा है। तो जवान इनसे परेशान है, किसान इनसे परेशान है, महिलाएं इनसे परेशान है, उनका घर नहीं चलता है। गैस के सिलेंडर इन्होंने जहां जहां वादा किया था कि 400 कर देंगे, कहीं के पे इन्होंने किया 400 नहीं किया है। आज की भी तारीख में गैस के सिलेंडर पे 100 रुपए कम करने के बाद भी जो इनकी उज्ज्वला गैस योजना है उसके ना 80 से 90% गैस सिलेंडर वैसे ही रखे, कोई भरवा नहीं पा रहा उसको, क्योंकि 5 किलो राशन से गैस का सिलेंडर नहीं भर जाएगा उसमें। राशन की भी जो बात करते, जो लाभार्थी की बात करते, तो आप ये देखिए कि ये फूड सिक्योरिटी एक्ट, खाद्य जो सुरक्षा अधिनियम यूपीए गवर्नमेंट ने दिया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया था, उसी के तहत उनको सबको दे रहा है। कितने लोग आ गए उसके अंदर? 80 करोड़ लोग आ गए उसमें, जो गरीबी रेखा के नीचे आ गए इनके वक्त के ऊपर। क्या ये सारी सब चीजें ये बड़े इशू नहीं है? दो बातें बड़ी अच्छी लगी इस वक्त हमको। वो भारतीय जनता पार्टी जो जाति के नाम पे कहती थी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी, कि हमारी 4 जातियां कौन कौन सी हैं। उन्होंने बताया था किसान हमारी जाति है और महिला हमारी जाति है। आज की तारीख में वही भारतीय जनता पार्टी जाति की बात अभी आपके चैनल पे करती हुई दिखाई दी कि किस तरह से इन्होंने जातिगत लोगों से गोलबंदी कांग्रेस का कोई यकीन नहीं है। हमारा यकीन सिर्फ, आपको जाति गोलबंदी नहीं चाहिए? हमारा यकीन सिर्फ इस बात पे है कि कोई भी किसी भी जाति का हो, अगर वो पिछड़ा हुआ है तो उसको संसाधन मिलने चाहिए। वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबको संसाधन जो है वो देश के मिलने चाहिए। 22, 23, 24 लोगों के हाथ में अच्छा, क्या वो राहुल संसाधन गांधी नहीं रहता। वाराणसी जाएंगे? एक बात, राहुल गांधी क्या वाराणसी जाएंगे? जी देखिए, अभी उनका कोई प्रोग्राम नहीं आया, लेकिन वो जाएंगे। फिलहाल जो जाने का वहां पे बात है वो डिंपल जी की और प्रियंका जी, ये दोनों लोग वहां पर जा रहे हैं। और छोटा मोटा नहीं, 25 किलोमीटर लंबा वहां के पर से वो प्रियंका गांधी का यात्रा निकाल रहे हैं, पथ यात्रा जो है वो करेंगे, रोड शो करेंगे बनारस में। 25 किलोमीटर लंबी वो। पर राहुल गांधी की भी क्लैरिटी नहीं। राहुल गांधी जी के पास भी वही है कि क्योंकि और बहुत से क्षेत्र हैं वहां पर भी जाना है, और जाहिर सी बात है उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। और ये बात आप भी जानते हैं कि जो संसाधन भारतीय जनता पार्टी ने चंदे के धंधे से कमाया है, वो संसाधन विपक्ष के पास हेलीकॉप्टर करना है, पहुंच जाना है, वो जी वो देखने में लगता है, वो देखने में लगता है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उसके पास चंदे के धंधे का पैसा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं सुनील अर्कवंशी जी को आमंत्रित करता हूं, एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं। अर्कवंशी जी, चुनाव तो आपके इलाके में आ गया, लोग बता रहे हैं कि घोसी में फंस गए हैं,
सही है क्या? नहीं नहीं ब्रजेश जी, कोसी में छड़ी बहुत ही मजबूती से खड़ी है। और आप आने वाले समय में देखिएगा कि डॉक्टर अरविंद राजभर जी की 1 लाख की वोटों से अधिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से अभी आपने पूछा कि राहुल गांधी जी वहां प्रचार करने जा रहे हैं, तो बनारस में तो अभी अखिलेश जी बयान दे रहे थे कि हमने सिर्फ 1 सीट छोड़ी है। क्योंकि अखिलेश जी ने इसलिए छोड़ी है क्योंकि जो अजय राय जी है, कांग्रेस के अध्यक्ष है और वो वहां लड़ रहे हैं, तो उन्होंने किस तरीके से बयानबाजी करने का काम किया था, वो टीस अखिलेश यादव जी के अंदर है। तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो सीट हम नहीं जीत रहे, बाकी सीट हम उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं। ये चल सपना सन्यासी मंदिर में। प्लीज प्लीज नहीं, ये सपना डिबेट के उनका बीच अच्छा में है। अपन इंटरव्यू नहीं सुन करते लीजिए, हैं। सुन लीजिए, हाँ, मैंने बोलिए। आपको बड़ा इत्मीनान से सुना है लाल भाई। हाँ, आप सुनिए, तो हमने आपका 1 सीट जो उन्होंने छोड़ी है वो इस टीस में छोड़ दी है कि जो है हमको किस तरीके से इन्होंने, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था, तो वो वहां प्रचार करने शायद नहीं जाएंगे हमारी समझ से। रही बात उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उत्पाती पार्टी बन चुकी है, किस तरीके से वो नेता को सुनना नहीं चाहते, चाहे राहुल गांधी हो और चाहे समाजवादी पार्टी के जो वहां पहुंचते हैं लोग कार्यकर्ता बनकर, वो वहां उनको सुनना नहीं चाहते। किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ करके उनको भगाने का काम कर रहे हैं। और जो खटाखट का जो नारा है, ये खटाखट का अच्छा, नारा, एक मसला ये है, वोट में पहले भी ये सवाल पूछा गया था, तब आपकी पार्टी की तरफ से बहुत ठोस जवाब नहीं है। ऐसा तो नहीं कि ओम प्रकाश राजभर को घोसी में अपने बेटे को लड़ाने की वजह से वो सिर्फ अपनी सीट तक सीमित रह गए और बाकी जगहों पर उतना प्रभाव, जा तो रहे हैं 2-4 जगह मुझे जाते दिखे, आज बस्ती में भी दिखे थे, पर जितने प्रभावशाली तरीके से वो पहले चुनाव लड़ा करते थे अन्य अन्य जनपदों में जाकर, इस बार उनका अधिकांश वक्त मैं देख रहा हूँ घोसी में ही बीत रहा है। तो ये तो रणनीतिक तौर पर फंस जाने की बात है, क्योंकि 7वां चरण में तो चुनाव है, तब तक जब तक फ्री होंगे चुनाव खत्म हो जाए। नहीं, देखिए, पूर्वांचल की जो पूर्वांचल आप कह रहे थे ना कि पूर्वांचल पहले 2022 में देखिए किसके साथ में मजबूत था। जब सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी थे, तो 2022 के चुनाव में मजबूत हुआ था। अभी आपने खाली आज का देखा, जमगढ़, बस्ती, जौनपुर, बलिया, बनारस, हर जगह जा रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और पूरा उनका प्रभाव है। इस राउंड का एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्या आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ओम प्रकाश राजभर अपनी कम्युनिटी का वोट बीजेपी पे चढ़वाने पे कामयाब होंगे, या अभी आप लोग थोड़ा सा संशय में हैं? नहीं, कोई संशय नहीं। आज पूरी तरीके से राजभर समाज ही छोड़ दीजिए, अति पिछड़े समाज के ऐसे बहुत सी जो जातियां हैं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नाम पर वोट करने के लिए तैयार हो चुकी है। और राजभर समाज का जो वोट आप कह रहे हैं, उसको तो 100% मान लीजिए किसी के साथ कंफ्यूजन होता है ना। आज आप यहाँ हो तो कह रहे हो यहाँ वोट दे दो, कल वहां रहते हो कह दो वहां दे दो, कैसे मतलब ऐसे कर पाते हो? नहीं, बात बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल सही है। हम जब वहां थे तो हमने उनको वोट हाथ पे दिलाने का काम किया था, मगर आज हम यहाँ पर हैं तो ये वोट यहाँ पर भी जाने का काम करेगा। धन्यवाद हरकुवंशी जी। मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। देवकीनंदन मिश्रा जाने माने पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ मौजूद हैं। देवकीनंदन जी, स्वागत आपका। पूर्वांचल के जिस इलाके में चुनाव है, स्पेशली गोरखपुर और वाराणसी रीजन में, इन सीटों को 27 का आकलन आप किस तरह से करते हैं, और दोनों पक्षों में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष इधर के क्या मुद्दे जनता के बीच चल रहे हैं? ब्रजेश जी, 543 में 428 पर वोटिंग हो चुकी है पूरे देश में। 115 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है, जो 2 चरण में होगी, 6 और 7 में, और 14 और 13 6 और 7th फेज में मतदान होना है। लेकिन ये जो इलाका है, यहाँ प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री 2014 में इस वजह से आए थे कि उनको पूर्वांचल के इलाके को भी साधना था और पूरे बिहार को भी साधना था, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि ये एक सांस्कृतिक नगरी काशी है, बगल में राम मंदिर है अयोध्या, राम मंदिर भी यही है, काशी भी यही है। लेकिन ये जो चुनाव मैं देख पा रहा हूं इस बार, यह पूरी तरीके से, जो आपने इंट्रो में कहा है कि ये जातीय गोलबंदी के बीच फंस गया है, तो बात पूरी तरीके से गलत नहीं है। ये चाहे गोरखपुर हो, आजमगढ़ मंडल हो, बनारस मंडल हो, या जहां कहीं भी 27 सीटों पर चुनाव हो रहा है इन दोनों चरणों में, यह केवल और केवल जातीय गोलबंदी है। बाकी यहाँ न राम मंदिर चल रहा है, न धर्म का इशू चल रहा है, न पाकिस्तान का इशू चल रहा है। उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 साल इस सत्ता में हो गए।
बीजेपी की यूपी की गवर्नमेंट को भी 7 साल सत्ता में हो गए। मतलब अगर वैसे गिनेंगे तो 17 साल हो गया, लेकिन 7, 10 और 7, इन 7 सालों में, इन 10 सालों में जितने भी काम किए गए, तो जनता इनको इस बार कसौटी पर भी देखती है। और जब कोई भी सरकार 10 साल चल जाती है तो चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होनी ही होनी है। और इस बार की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कांग्रेस का जो प्रचार तंत्र है, देखिए कांग्रेस को जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उतना महत्व नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी सोशल मीडिया की बदौलत कांग्रेस के प्रचार तंत्र ने जन जन तक यह बात पहुंचा दी कि अगर बीजेपी आती है तो संविधान को खत्म कर देगी। ये बात तो पहुंचा दी, अगर ये तो आप ठीक कह रहे हैं। ये कांग्रेस ने यह भी पहुंचा दिया कि अगर बीजेपी आती है तो आपका सब कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें छीन लेगी। इस तरीके की बातें वो फैलाती जा रही है। और इसमें हालांकि कितनी सच्चाई है ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। छीनने पर चुनाव हो रहा है, ये कह रहे हैं आरक्षण छीन लेंगे, वो कह रहे हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे। लेंगे। तो ये जो मंगलसूत्र वाली बात आई थी, ये तो हिंदू मुसलमान की, लेकिन जो इस पूरे इलेक्शन की जो सबसे खास बात मैं देख पा रहा हूं, बीजेपी इसकी काट क्यों उतने प्रभावशाली तरीके से क्यों नहीं, बीजेपी का दरअसल 2014 से अगर आप ट्रैक देखेंगे तो एक सपना जैसा, एक सपनों का भारत होगा, ये मोदी जी पहले भी कहते थे। अभी मैं मोदी जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि 2047 में क्या होगा और 1000 साल बाद भारत कैसा होगा, इसके लिए चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र में चुनाव 5 साल के लिए होता है, ये जनता जानती है कि हर 5 साल बाद हमको चुनना है, और 5 साल बाद ये चुनाव हो रहा है। अभी आप जाति गोलबंदी की बात कर रहे थे, थोड़ा इसकी व्याख्या करिए। मैं उसी मुद्दे पर रहा हूं। देखिए, इन जो 27 सीटें हैं, इसमें से 7 सीटें शायद पिछली बार अपोजिशन ने जीती थी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने। उस समय समाजवादी पार्टी और बीएसपी का एक गठबंधन था, लेकिन वो गठबंधन तो ऊपर हो गया था, उस गठबंधन की जो केमिस्ट्री थी वो नीचे तक उतर करके नहीं आ पाई थी। अगर वो नीचे तक उतर के आती तो 2019 का चुनाव परिणाम कुछ और होता। लेकिन इस बार का जो समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, जो शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन उसकी जो केमिस्ट्री है वो नीचे तक उतर करके चली गई है। और राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उनकी एक अलग छवि भी आई है, और संविधान जो बचाने की बात है, पर ना तो संगठन न नेता कांग्रेस को तो इस इलाके में कोई ऐसा आप पूरे 1947 से उठा करके देखिए, तो ये बात कैसे पहुंचा? मैं वही बता रहा हूं, कांग्रेस ये बात कहती है कि कांग्रेस का संगठन कभी इतना मजबूत नहीं रहा। देखिए, संगठन 2 पार्टियों के हैं, सबसे 1 नंबर पर बहुजन समाज पार्टी का संगठन है, सबसे आज भी है बूथ लेवल तक। अभी मैं एक दिन सुन रहा था, जिस दिन 5वें चरण का चुनाव हो रहा था, उस दिन अमेठी में एक बसपा का बूथ अध्यक्ष कह रहा था कि हम तो, पूछा रिपोर्टर ने कि भाई क्या माहौल है, उन्होंने कहा भाई देखिए इस बार तो हम आने वाले नहीं, हमारी जमानत जब्त होने वाली है। तो पूछा भाई जमानत क्यों जब्त हो जाएगी? उसने कहा हमारा सारा वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो गया। तो रिपोर्टर ने यह भी पूछा कि भाई आपका क्या हर जगह आप इसका कारण सिर्फ संविधान मानते हैं या बसपा का कमजोर होना? नहीं, 2 बातें हैं, दोनों बातें हैं। एक तो संविधान, क्योंकि देखिए बाबा साहब को लेकर के बीएसपी का जो कोर वोटर है उसकी हमेशा से चिंता रही है, और वो अपने दिल से लगा करके चिंता को फ्यूलिंग की कांग्रेस पार्टी, और उसको फ्लोरिश किया कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी उसको सोशल मीडिया के जरिए जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हुई। मैं एक बात कह करके इस डिबेट को, इस चरण को खत्म करूंगा। आप देखिए, जब भदोही में, फूलपुर में जब रैली नहीं हो पाई, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की माइक का तार कट गया था, तो बड़ा दिलचस्प तरीके से उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो भीड़ आई हुई है, इस भीड़ को हम अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे। हम लोग एक डिस्कशन करते हैं, और उस डिस्कशन को उन्होंने किया और इंटरव्यू करके उसको डाला और लोगों तक पहुंचा और बड़ा चर्चित हुआ। तो ये जो तरीका है वो उनको, लोगों को पसंद आ रहा है। थैंक यू देवकीनंदन जी। बीरेन जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, स्वागत आपका। अब तो चुनाव पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है, और अब हम फाइनल फेज की तरफ बढ़ रहे हैं, 6वें और 7वें, और ये चुनाव भी अब 1 जून तक समाप्त हो जाएंगे। आपका क्या आकलन है कि इधर क्या मुद्दे दोनों तरफ से चल रहे हैं, बीजेपी की तरफ से और गठबंधन की तरफ से? कौन से और किसके मुद्दे और कौन कौन सी जातियां इस बार गोलबंद होकर इस चुनाव पर बड़ा डीप इम्पैक्ट प्रस्तुत कर रही हैं? ब्रजेश जी, ये चुनाव एक धर्म युद्ध की तरह है, जिसमें
ध्रुवीकरण से लेके जातीय गोलबंदी से लेके हर तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन ये चुनाव कुछ गर्मी की वजह से, कुछ उदासीनता की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहा है और मतदान का प्रतिशत भी कम जा रहा है। लेकिन जब बात आती है कि पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल भले खेती किसानी के रूप में जाना जाता हो, उद्योग धंधों में उतना समृद्ध ना हो, लेकिन पूर्वांचल में काशी की बात आती है तो पूर्वांचल की काशी से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निर्वाचित होते आए हैं 2 बार। उनका सबसे महत्वपूर्ण सीट उनकी आती है इसमें। और जब मोदी 2014 में पहली बार चुनाव लड़ने आए थे काशी में, बनारस में, तब बीजेपी का एक एंगल ये था उसमें कि मोदी बनारस से बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को साधेंगे, और उसका एक उफान था, एक लहर थी मोदी की प्रचंड, और उस लहर में वाकई में साधा उन्होंने और पूरे देश में साधा। लेकिन बिहार और का जो इलाका था और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का वो मोदी में हुआ। ये सब चीज़ें तो रही, लेकिन चूंकि 10 साल का एक वक्त बीता है अब, और 10 साल के बाद आज जो मुद्दे हैं वो भाजपा के सामने एक तो डैमेज कंट्रोल की चुनौती है। वो ना उफान है, ना उस तरह का कोई बहुत लोगों में चर्चा है कि आंधी चल रही है। लेकिन ये जरूर है कि भाजपा ने एक बहुत बड़ी संख्या लाभार्थियों की बनाई, एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर लिया, उनके पास संसाधन बहुत हैं, और अब मोदी का नाम पूर्वांचल में बहुत बड़ा है। महिलाओं के बीच खास तौर से मोदी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो चले हैं। तो इन सब वोटों के आधार पर बीजेपी लगी है कोशिश में। लेकिन जब बात आती है घोसी जैसी सीट की, जहां पर ओम प्रकाश राजभर रोज एक नया बयान देते हैं और वो अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं, वो एक कड़े मुकाबले में फंसे हैं। हालांकि अब ये रिजल्ट तय करेगा कि उन परिणाम क्या होगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लिए भी ये राजनीति का एक ऐसा टेस्ट है जो बीजेपी के साथ पहले वो गए तो वहाँ घोसी में विधानसभा का चुनाव हार गए दारा सिंह चौहान, फिर बेटे को उन्होंने टिकट दिलाया है सांसदी के लिए, और अगर वो बीजेपी के टिकट पर होते तो शायद बात कुछ और होती। ये भी एक बात आई है। दूसरा यह है कि जौनपुर में भाजपा ने काफ़ी डैमेज कंट्रोल कर लिया, जो धनंजय सिंह के अलग चुनाव लड़ने से नुकसान होता उसकी भरपाई कर ली। उसके बाद सुल्तानपुर में भी चुनाव है जहां मेनका गांधी के लिए उनके बेटे वरुण गांधी प्रचार करने आने वाले हैं। अब बात आती है आजमगढ़ की, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। वहां पर भी सपा ने पूरी ताकत झोंकी है। बसपा से जो पिछली बार लड़े थे उनको वो मिला चुके हैं, उनको एमएलसी बना चुके हैं। यहाँ लड़ाई साफ है कि कड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन खासतौर से समाजवादी पार्टी भाजपा को इस इलाके में दे रही है, और गोरखपुर भी इसी इलाके में है मुख्यमंत्री के। तो पूर्वांचल की सीटें उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो 80 में से अभी एक चौथाई से ज़्यादा सीटें हैं जी। तो स्वाभाविक है कि बड़ा असर अभी डालेंगी। लेकिन ब्रजेश जी, इसी में अनुप्रिया पटेल की भी एक सीट है, जिनके एक बयान से क्षत्रिय समाज में नाराजगी पैदा हुई। अनुप्रिया पटेल प्रतापगढ़ के चुनाव में भाजपा का प्रचार करने आई थी, लेकिन राजा भैया के लिए बोलकर उन्होंने भाजपा का नुकसान ही किया है। तो ये भी एक कुछ फैक्टर छोटे छोटे हैं जो देखे जा सकते हैं। हालांकि भाजपा ने 400 पार का एक नारा दिया था, लेकिन अब तो 399 ही पार करना है। एक तो सूरत में निर्विरोध हो ही चुका है इनका, अब कहाँ बचा है 400 वाला। तो ये सब चीज़ें हैं, वोट परसेंटेज बढ़ाने की चुनौती है। तो ये इस बेल्ट में अब मोदी जी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और हर जिले में हर सीट पर लगभग वो पहुंचे हैं। लेकिन चूंकि जब कैंडिडेट 3 बार रिपीट हो गए, उसको लेकर उस कमी को पूरा करा जाए, उस नाराजगी को दूर किया जाए, उस इनकम्बेंसी को कैसे रोका जाए, इस पर सबसे ज़्यादा मेहनत भाजपा को करनी पड़ रही है। अन्यथा नए कैंडिडेट अगर बहुत आगे होते कई जगह तो शायद उतना संघर्ष बीजेपी को ना करना पड़ता। तो ये एक सच्चाई है जिसको आने वाले वक्त में लोग देखेंगे। मायावती अलग जरूर लड़ रही हैं, लेकिन
वो उतना इफेक्टिव नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वोट काट सकें या भाजपा और जी। सपा के मुकाबले में कोई और एंगल बना सकें। तो ये बहुत बड़ी सब बातें रही छोटी छोटी, लेकिन हर राजनीतिक दल के लिए हर चुनाव एक भविष्य का चुनाव होता है और आसानी से कोई चीज़ दुनिया में मिलती नहीं है। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि अगर जल्दी पूरा हो जाए तो वो सफ़र कैसा, और जो देर से हो वो असर कैसा, जो देर तक रुक जाए वो मेहमान कैसा, और जहाँ चैन ना आए वो शमशान कैसा, और जहाँ भीड़ ना हो वो मेला कैसा, और जिसके साथ तू है तो फिर वो अकेला कैसा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं कि पूर्वांचल की 6वीं और 7वें चरण के चुनाव में 27 सीटें मुकाबले में हैं और इस बार घनघोर पूर्वांचल में चुनाव है। राजनीतिक रूप से बहुत ही वर्सटाइल और बहुत ही डायनामिक एरिया है और यहाँ कभी कोई भी पार्टी बहुत कंफर्टेबल होकर नहीं रह पाई, क्योंकि इस इलाके की जो राजनीति है वो बाकी जगहों के मुकाबले बहुत ही डिफरेंट है। बीजेपी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, डिबेट के पहले चरण में विपक्ष ने आपकी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए और आपके मुद्दों को लेकर, स्पेशली संविधान और आरक्षण का मुद्दा, क्या आप इसका प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे हैं या आपके पास इसका जवाब नहीं है? ब्रजेश जी, मुझे थोड़ा सा आपका मदद चाहिए, सहारा चाहिए कि समय मुझे दीजिएगा, क्योंकि 3 प्रवक्ता यहाँ पे हमारे खिलाफ बैठे हैं बोलने के लिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले भी सरकारें आती रही हैं। जो नरेंद्र मोदी जी ने किया देश के लिए वो अन्य लोग भी कर सकते थे। आज अगर 80 करोड़ गरीबों को अनाज मिल रहा है तो मोदी जी दे रहे हैं, अगले 5 साल तक देंगे। 50 करोड़ जनधन खाते खोले, बैंक में खाते नहीं खोले जाते थे गरीबों के, हमारी वजह खुले हैं और उसकी वजह से आज 34 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से सीधे पैसा पहुंचा है, कोई बीच में बिचौलिया नहीं था। 50 करोड़ लोगों के इलाज की व्यवस्था मोदी जी ने करी है। 14 करोड़ लोगों के घर के पे नल से जल पहुंचाया है और 25 करोड़ की आबादी को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। लेकिन मैं पॉलिटिकल बात अब पे आता हूँ। देवकी नंदन जी ने 2-3 बातें कही और उनका नजरिया सिर्फ एक तरफा ही देखने को मिला। उन्होंने आरक्षण खत्म करने की बात कही, उन्होंने कांग्रेस की यात्रा की चर्चा करी और उन्होंने कहा कि जो है एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा करी। मैं देवकी नंदन जी वरिष्ठ पत्रकार सम्मान करता हूं, लेकिन नजरिया संकुचित है उनका, मैं ये कहना चाहूंगा। आरक्षण खत्म करने के लिए मोदी जी ने देश से कहा है कि मेरे जीते जी कोई आरक्षण को छू भी नहीं सकता है। स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएंगे तो आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, हम आरक्षण के पक्षधर हैं। उसके बाद ये बातें खत्म हो जानी चाहिए थी। जिन बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया बताया समाजवादी पार्टी ने, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। कांग्रेस उसके साथ में जो है चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस की यात्रा की चर्चा कर रहे हैं, वो यात्रा कहां से कहां पहुंची? उत्तर प्रदेश कहां था? उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस की हैसियत क्या है? राजनीतिक हैसियत 2% वोट है, 1 सांसद है, 2 विधायक है। स्वयं अखिलेश यादव की राजनीतिक हैसियत क्या है? मात्र 3 सांसद उनके जो है लोकसभा के अंदर। 272 सीटों पे बहुमत मिलता है। पूछिए कितनी सीटें कांग्रेस लड़ रही है? 272 भी नहीं लड़ पा रही है और समाजवादी पार्टी तो मुश्किल से 65 सीटें लड़ रही है और वो देश के नेतृत्व तय करना चाहते हैं। किसको नेता बनाएंगे? कौन नेता है इस गठबंधन का? क्या नीति है, क्या नियत है? हर गठबंधन का अपना अपना एजेंडा है। हर व्यक्ति दूसरे के पीठ में छुरा होना चाहता है। उस गठबंधन को कह रहे हैं कि वो गठबंधन आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी के बारे में देवकी नंदन जी की टिप्पणी पे मैं थोड़ा सा आहत हुआ हूं। जहां तक कि मैं सोचता हूं कि हमारा किया हुआ जनता हमारा जवाब दे रही है। ये भ्रमजाल में मीडिया का नैरेटिव सेट करना हो या सोशल मीडिया में नैरेटिव सेट करना हो, इससे जनता का वोट प्रभावित नहीं होता है। वो जनता आप तो सोशल मीडिया पे पहले बहुत आपका बड़ा प्रभाव था। 4 करोड़ घर दिए हैं तो क्या कांग्रेस उसके अंदर है? क्या अपोजिशन सोशल मीडिया पर ज्यादा कंट्रोल कर लिया? आप थोड़ा पीछे हो गए। आप तो पहले इसके मास्टर हुआ करते थे, ऐसा क्या हो गया? देखिए हम इस देश को एक समग्र रूप से एक अभिभावक के रूप में नरेंद्र मोदी जी ले जा रहे हैं और हमारी दिशा वही रहेगी। हम इन सब चीजों में डाइवर्ट होने वाले नहीं हैं। देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अगर हम बनाएंगे, हमारे प्रदेश के अंदर रोजगार की बौछार होगी। जैसे 11वें स्थान से उठा करके हम 5वें स्थान पे लाए। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हम 11वें स्थान पे पहुंच गए थे अर्थव्यवस्था के मामले में। 10 साल कांग्रेस के मामले हम बढ़ नहीं पाए।
आज 5 वर्ष मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में 5वें स्थान पर पहुंचे हैं और तीसरे स्थान पर जब हम पहुंचेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। सबसे बड़ा आज इकोसिस्टम जो है देश को बढ़ाने में स्टार्टअप का है, यूनिकॉर्न का है। कभी नाम नहीं सुना होगा यूनिकॉर्न का और स्टार्टअप का देश के लोगों ने। आज तीसरा बड़ा इकोसिस्टम विश्व में हमारा सबसे बड़ा है। 110 से बड़ा जो यूनिकॉर्न है, एक यूनिकॉर्न में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होता है, 5000 लोगों को उसमें नौकरी मिलती है। $1 बिलियन का मतलब है 8500 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट। 110 ऐसे यूनिकॉर्न देश के अंदर बने हैं। क्या ये छोटा काम है? देश को शिक्षा के मॉडल में हमने खड़ा किया है। हमने किसानों के लिए 11 करोड़ किसानों को 6000 प्रति वर्ष दिया है। 10 वर्षों में कृषि बजट में हमने 5 गुना वृद्धि करी है, जो कि कभी वृद्धि नहीं। थैंक यू आलोक जी, शुक्रिया। थोड़ा वक्त का अभाव है। रुपया सब्सिडी हम खाद्य के दाम को नियंत्रित करने में देश में खर्च कर रहे हैं जी। ऑलराइट, मैं दीपक रंजन जी, धन्यवाद आलोक जी, शुक्रिया। फसल बीमा योजना दे रहे हैं तो किसान और जनता और छात्र देख रहे हैं कि देश का भविष्य कौन लेके जा रहा है, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है। ऑलराइट, दीपक रंजन जी मेरे साथ, धन्यवाद। 4 जून के बाद बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। दीपक रंजन जी, आप मुझे बताइए, बहुत शुक्रिया। 10 सेकंड ब्रजेश जी, ओके, 10 सेकंड ओके। 4 जून के बाद एक चीज तय है कि राहुल गांधी इटली में, अखिलेश यादव लंदन में और केजरीवाल तिहाड़ में दिखाई देंगे। ऑलराइट, दीपक रंजन जी, आप मुझे बताइए कि इस इलाके में जहां चुनाव है, उस इलाके में समाजवादी पार्टी जिन इशूज़ को लेकर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी का आरोप है कि आप लोग इस पूरे इलाके में जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ा प्रोपोगेंडा क्रिएट करके या अराजकता क्रिएट करके चुनाव लड़ रहे हैं, और बीजेपी ने इस मुद्दे को भी रेज भी किया। ब्रजेश जी, अभी आलोक भाई साहब जो आपसे समय मांग रहे थे, उन्होंने समय मांगा, किस आधार पर उन्होंने समय मांगा? उन्होंने कहा कि विपक्ष के 3 प्रवक्ता है, तो भाई सुभाषपा को उन्होंने किनारे कर दिया। अब इन्होंने स्पष्ट कहा कि 2 प्रवक्ता भाई सहयोगी पार्टी आपके हैं, सुभाषपा के, और सहयोगी पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी। तराजू लेके नहीं बैठा हूं, आप नहीं, तो समय तो ले रहे हैं, समय तो हमारे पास उतना ही है कि रोज 500 ग्राम उधर। अब किसी के मन में क्या है सर, ये अपन को क्या पता, आप कंटिन्यू करें, बोले। और देखिए, सुभाषपा के जो माफी वीर प्रवक्ता हैं, सुभाषपा के लोग, इनका मैं जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन चूंकि इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए कहा है, इसलिए मेरा जवाब देना बनता है। बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्यूटो की कही है, और क्यूटो आपके देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो बनासु क्यूटो बनाना चाहते थे, और हमने हारने की बात नहीं कही है। वहां पर चूंकि चुनाव आखिरी फेज में है, वहां पर आते आते भी माहौल जो है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ हो रहा है। और रहा सवाल कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का, तो कल भदोही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अजय राय जी के लिए वोट मांगा, अजय राय जी की तारीफ की, अजय राय जी की बात की वहां पे। तो आप सारी चीजें देखा करिए, उसके बाद माफी वीर आप लोग हैं। ये बताओ, ये राजभर कम्युनिटी का वोट लेके आए, 22 में आपको दिलाए, अब 24 में चले गए हैं, तो अपना वोट भी लेकर गए या रुके हैं कुछ लोग? अरे हम तो चाहते हैं विजय जी कि और ये तो खुद चुनाव लड़े थे संडीले से। माफी वीर लोग घुटने पे आने के बाद ही अपना आप लड़े थे कि आपकी पत्नी लड़ी थी? ये लड़े थे, आप ही लड़े थे, आप ही लड़े थे। हम तो चाहते हैं ये माफी वीर लोग। किससे, एक सेकंड, किस पार्टी से हार गए थे, किसके सामने? बीजेपी से। एक सेकंड, नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ, या मुझे बोलने देंगे या अभी इनका जवाब पूरा हो गया? एक लाइन बोल दो फिर, किससे हारे थे आप? नहीं, जाहिर सी बात, भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीती थी, और सिर्फ अखिलेश यादव जी की वजह से वहां पर हम चुनाव हारे। जस्ट वेट, अब वेट करिएगा, आऊंगा मैं, इनको कंप्लीट करने दें। हाँ, आप बोलिए, आप दीपक। देखिए, ये माफी वीर लोग हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अपना घोसी में जहाँ पे घुटने के बल आकर के जनता से माफी मांग रहे थे, पता नहीं किस बात की माफी मांग रहे थे, एक दूसरे दल के नेता ने इनको घुटने पे ला दिया। जो नेता, जो प्रत्याशी घुटने पे हो, वो अपने क्षेत्र की रक्षा क्या करेगा, अपने लोगों का सम्मान क्या करेगा? हम लोग राजनीति करते हैं या जो वहां पे सांसद होते हैं, वो क्षेत्र के लोगों के सम्मान के लिए सड़क से लेकर हल्के में ले रहे हो राजभर कम्युनिटी को। ओम प्रकाश राजभर हम इतिहास मेहनती नेता है और अपनी कम्युनिटी को जोड़ के रखते हैं। एक सेकंड सुनील जी, एक सेकंड सुनील जी प्लीज वेट। वो अपनी कम्युनिटी को जोड़ के रखने वाले हैं, और ओम प्रकाश राजभर की जो मेहनत है वो बेमिसाल है सर। मैं हमेशा इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। ब्रजेश जी की मेहनत दिखी थी, एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगा दिया था, और ये इतना जो इनका 11 महीना 15 महीना जो इनको वेट कराया गया, सिर्फ इसीलिए कराया गया, मंत्री ने बनाया गया क्योंकि इनकी घोसी में इनकी कुछ चली नहीं, और कमवेश उससे बदतर स्थिति इनके पुत्र की होने जा रही है। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी इंसेफ्लाइटिस की बात कर रहे थे गोरखपुर की। हकीकत तो ये है कि जो 500 बेड का वार्ड जो बनाने का काम हुआ था, वो समाजवादी सरकार में हुआ था, और इनकी सरकार आते आते ऑक्सीजन की कमी से कितने बच्चों ने दम तोड़ा था। ये बात इंसेफ्लाइटिस की करते हैं, जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं।
इनकी सरकार बनने के साथ ही जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोग ऑक्सीजन नहीं दे पाए, तो उनको बेचारों को थैंक यू दीपक जी, धन्यवाद आपका। मैं हिलाल साहब, एक सेकंड आलोक जी प्लीज वेट, आलोक जी प्लीज वेट, प्लीज दीपक जी का समय तय कर लिया इसी घोषी को। हाँ सुनील जी आप भी शांत रहो। सुनील जी मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, आप थोड़ा सा वेट करो हिलाल साहब के पास, प्लीज वेट प्लीज। हम 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं, सबको अपनी बात का हक है। हिलाल साहब आप मुझे बताओ, बीजेपी का एक बड़ा सीरियस एलिगेशन है, एक चार्ज लगाया कांग्रेस के ऊपर कि आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने रैली और भाषणों के जरिए एक ऐसा प्रोपोगेंडा और फेक नैरेटिव चला रहे हैं संविधान और आरक्षण का जो सच से काफ़ी परे है, ऐसा उनका मानना है। ऐसा क्यों कर रहे हो? देखिए अब कहते हैं किस आधार पर आप ये दावा कर रहे हो कि ये आरक्षण खत्म कर देंगे? आप उसका मुझे लॉजिकल बातें बताओ। कहाँ से शुरू करें? जहां से मर रहे हो अनंत हेगड़े से शुरू करें, या हम जो हैं वो बिहार के जो इनके बहुत बड़े गिरिराज सिंह साहब हैं उनकी बात करें, राजस्थान की जो इनकी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, उनकी बात करें, या हम बात करें जो मेरठ के अरुण गोविल साहब हैं, इन सब ने कहा है कि हमको 400 सीटें इसलिए चाहिए जिससे कि हम संविधान को बदल दें। पर मोदी जी ने तो कई बार ये बात कही कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बिल्कुल, बहुत मोदी जी ने तो कई बार ये बात कही। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो हमारे प्रधानमंत्री। हाँ आलोक जी प्लीज वेट, हाँ आलोक जी इनको कहने दें, आप एक सेकंड रुकिए आलोक जी, आप इस तरह से डिस्परेट होकर बोले। आलोक जी प्लीज वेट, आप उनको बोलने दीजिए, एक सेकंड आप बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, एक सेकंड आप इनको बोलने दें, फिर मैं मौका दूंगा आप अपना क्लैरिफिकेशन। प्रधानमंत्री जी का आप मुझे बताओ जी, पीएम के कहने के बाद भी आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हो? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया है कि भारत की सड़कों के ऊपर भ्रष्टाचार टेम्पो में दौड़ रहा है, और उन्होंने भ्रष्टाचारियों के नाम भी बताए। उन्होंने बताया अंबानी और अदानी भ्रष्टाचारी हैं। क्या हुआ उसके ऊपर? प्रधानमंत्री के तो दोनों वक्तव्य हैं, किसी दूसरे के तो वक्तव्य है नहीं। प्रधानमंत्री का ही ये वक्तव्य है, तो क्या हम गरीबों को अमीर बनाने के लिए अमीरों को गरीब कर दें? ये प्रधानमंत्री जी का ही वक्तव्य है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट सी बात है कि इनके यहां दो शब्द नहीं है अभिजीत भाई। एक इनके यहां न्याय का शब्द नहीं है, कि सामाजिक न्याय इनका कोई शब्द नहीं है। आप कभी किसी भी आरएसएस के आदमी से, भारतीय जनता पार्टी से सामाजिक न्याय और ये न्याय आपने सुनेंगे। अभी आजकल 2 सालों में ही अपनाया है। और हम जो है वो न्याय सबके साथ पहले करने तो बात की नहीं कर करते रहे हैं। थे। हम 5 न्याय और 25 गारंटी। ऑल राइट, शुक्रिया आपका, प्लीज खत्म करें, वक्त और दूसरा इनके पास अभी 2 गेस्ट सामाजिक समानता की भी बात नहीं है। इनका कहना है कि सामाजिक समानता नाम की कोई चीज नहीं है। धन्यवाद। कभी भी ब्राह्मण जो है, धन्यवाद। सुनील हरवंशी जी को लाया जाए स्क्रीन पे। धन्यवाद। या शेड्यूल कास्ट नकवी साहब हो ही नहीं, प्लीज कोऑपरेट करें। तो सुनील हरवंशी जी को स्क्रीन पे लाया जाए। बताओ भाई हरवंशी जी, क्या तो दीपक रंजन से शिकायत थी? बोलो। नहीं, दीपक भाई कह रहे थे कि जो है हमारे अखिलेश यादव जी वहां पर, अरे ये माफी मंगवाने की बात करेंगे अपन ना, बोलने दीजिए उनको। मैं बोलिए आप, माफी मंगवाने वाले, क्योंकि जो असल में ये जनता जनार्दन को भगवान नहीं मानते हैं, ठीक है। और इनके जो शिवपाल यादव जी कहते हैं मंच से कि वोट नहीं दोगे हिसाब होगा, तो ये हिसाब करने वाले लोग हैं और हम लोग जनता के आगे सर झुकाने वाले लोग हैं। तो ये आपके बीच में मैंने रोका उनको, आप बीच में ना बोले प्लीज। रही बात आप प्रचार करने की, चाहे आप भदोही में प्रचार करें चाहे बनारस में प्रचार करें, अब आप जो 79 सीटें बोल रहे हो कि आपका गठबंधन जो गठबंधन किस तरीके से बना है वो सबने देखा है, तो वो आपको खुद पता लग जाएगा कि 4 जून को, और 4 जून को ब्रजेश जी इनको बिठा लीजिएगा इस घोसी की। ऐसा तो नहीं कि सपा वालों से आपका पंगा आपको घोसी में महंगा पड़े, ऐसा तो नहीं है ब्रजेश जी। वही मैं कह रहा हूँ, घोसी उपचुनाव जीतने के बाद अब इस लोकसभा के चुनाव में इसी 4 जून को आप बिठा लीजिएगा। आप खुद देखिएगा कि लाखों की तादाद में, जो लाखों के वोटों से अधिक वोटों से जीतने वाले डॉक्टर अरविंद राजभर जी, और छड़ी चुनाव निशान होगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर बाकी 79 सीटें भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। घोसी जो उपचुनाव जीते हैं उसको लेकर मैं कह रहा हूँ ये इतना ज्यादा खुश। धन्यवाद सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए भाई देवकी नंदन जी, आलोक जी का कई मसलों पर वो आहत हैं आपके ऑब्जर्वेशंस को लेके, आप कोई तब्दीली करना चाहोगे अपने ऑब्जर्वेशन में या बात आगे बढ़ाओगे? नहीं, इसमें देखिए आलोक जी या तो मेरी बात ध्यान से सुने नहीं। मैंने क्या कहा कि संविधान खत्म करने की बात कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक तक पहुंचा चुकी है, ये घर घर ये बात पहुंच गई है। ये ऐसा है नहीं कि संविधान खत्म होने जा रहा है,
ये मैं पहले भी एक बार डिबेट में कह चुका हूं कि संविधान खत्म करने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं बाबा साहब अंबेडकर आ जाए तो भी नहीं खत्म हो सकता है फिर संविधान। लेकिन क्या है, ये पूरा चुनाव मैं जो देख रहा हूं दोनों तरफ से एक झूठ की बुनियाद पर लड़ा जा रहा है। ये जो पब्लिक है, इस पब्लिक को दोनों तरफ से झूठ परोसा जा रहा है। अब उसमें किसका कौन कितना झूठ पब्लिक की समझ में आ जाए, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आलोक जी, एक बात आप इस बात को देखिए, क्या है, 10 साल के भीतर एंटी इनकम्बेंसी तो होनी ही होनी है, कोई भी पार्टी की सरकार हो। मनमोहन सिंह 10 साल बेहतर प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसके बाद भी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी हो गई कि कांग्रेस को 54 सीटें मात्र मिली 2014 में, और उनके खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया गया। आज की तारीख में 10 साल मोदी जी के हो गए हैं, और बस 20 सेकंड और बोल लेंगे। मोदी जी को 10 साल हो गए हैं। 10 साल के भीतर जितनी आप बातें गिनाए हैं, इसके अलावा कुछ कहने के लिए पब्लिक, इनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पब्लिक की समझ में ही नहीं आती हैं। जैसे आपने कहा कि इतना $1 ट्रिलियन, ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं मुझे नहीं पता है। ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं मुझे नहीं पता है। तो इस तरह स्टार्टअप नहीं पता, नहीं स्टार्टअप पता, लेकिन स्टार्टअप का हाल देख लीजिए। अब देखिए यूनिकॉर्न कहां है, यूनिकॉर्न कहां है? गांव का आदमी यूनिकॉर्न क्या समझेगा? ये देखिए क्या है, गांव की बात जब तक उससे संबंधित बात नहीं करिएगा तब तक उसकी समझ में नहीं आएगी। 5 किलो राशन तो दे रहे हैं, बट यही इसी वास्ते देखिए 5 किलो राशन बीजेपी को जो वोट मिल रहा है वो 2 वोट मिल रहा है। एक तो मोदी जी के नाम का वोट मिल रहा है, और ये 5 किलो राशन का वोट मिल रहा, और ये लाभार्थी का। लेकिन मैं आपको यहां एक चीज और बताना चाहूंगा। देखिए इस देश में ये जितनी सारी योजनाएं आज चल रही हैं, ये कांग्रेस बहुत सालों से चलाती आ रही है। तो क्या कांग्रेस परमानेंट सत्ता में रही? कभी नहीं रही। देखिए ये लाभार्थी जो वर्ग है वो अपना टेस्ट बदलता रहता, अपना टेस्ट बदलता। धन्यवाद देवकीनंदन जी, थोड़ा आज वक्त का अभाव, प्लीज डू नॉट इंटर, प्लीज थोड़ा सा शांत रहे। मोदी जी के भक्त हो गए। ओके, थैंक यू सर। संबित पात्रा साहब कह रहे हैं सर, जस्ट वेट प्लीज, सोचिए, हम लोग आराम से बात कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट, आप कितनी बड़ी शख्सियत सर, प्लीज कोऑपरेट करें, मैं सबको समय बराबर दे रहा हूं, अपनी बात रखें। भाई आलोक जी, आपको इनके देवकीनंदन जी की बात पर कोई रिएक्शन देना है? मुझे लगता है कि मैं बात कह सकता हूं, आप समय अगर दे दें तो। जनता, हमारा वोटर जनता है और हम डायरेक्ट कनेक्ट हैं, हमें माध्यम की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसने सबको सुरक्षा दी है। इनामी को क्या वन बाय वन आराम से, मैं खूब समय सबको जमीन और मकान कब्जा करने वालों के घरों पे बुलडोजर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू, तुष्टिकरण नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, संपत्ति से करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना कीमती वक्त इस पर चर्चा के लिए निकाला, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम देखने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहनों भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद मैंने देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू किया है, और मैंने कोशिश की है कि उसमें उन तमाम मुद्दों पर उनसे जवाब लेने की और आपके सवाल उन तक पहुँचाने की। देश का मुद्दा, किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको तीसरा कार्यकाल का जो वो जन समर्थन मांग रहे हैं, उसके पीछे उनका क्या विजन है, और वो अगले 5 साल के लिए किस तरह का भारत चाहते हैं, विकास में उनका क्या समग्र दृष्टिकोण है, संविधान, रोजगार, महंगाई, विपक्ष के भी मुद्दों को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, मीडिया के बारे में भी क्या ओपिनियन है। और अब जब चुनाव समाप्ति की ओर है और 6वां 7वां चरण ही इस देश में बचा है, 100-125 सीटों पर चुनाव बचा है, अब वो क्या महसूस करते हैं, वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, और क्या अभी भी वो 400 पार के अपने नारे पर और अपने संकल्प पर कायम हैं। इन सारे मुद्दों पर आज खुलकर और बहुत विस्तृत चर्चा मैंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ की है, जिसको अब हम कुछ देर बाद आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसमें हम दिखाएंगे आपको कि उनकी किन विषयों पर उनकी क्या ओपिनियन है और क्या वो धारणा और राय रखते हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।